नमस्कार। एक बार पुनः मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आप सबका स्वागत है। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर फिनिश किया है। पिछले टर्न पर हमने 5 लेक्चर में उसको केमिकल काइनेटिक्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। सारे एस्पेक्ट्स को हमने बारी बारी से डिस्कस किया और समझाने का प्रयास किया। आज समय है नए टॉपिक को स्टार्ट करने का। हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर जो अच्छे चैप्टर हैं, जिससे IIT JEE और नीट में प्रश्न बहुत आए हुए हैं और आसान भी हैं, तो आज हम एक नया फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर फर्स्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम का यह लेक्चर फर्स्ट होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम और इसका लेक्चर फर्स्ट, ये लेक्चर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर फर्स्ट है। और आज से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले IIT JEE में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक नीट में और IIT JEE के सिलेबस में रखे गए हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ दिया है, नेट पर बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पे प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ने लगेंगे तो हम पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यह दायित्व तो है, हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, उन टॉपिक को हम यह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं और उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो IIT JEE नीट का सिलेबस का मतलब टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं। नीट में और JEE में कौन कौन से टॉपिक इससे रखे गए हैं, तो देखिए पहला टॉपिक इससे है, ये हमारा सिलेबस पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे जो IIT JEE और नीट में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, कौन कौन से इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे लॉ ऑफ मास एक्शन पहला जो टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। और सेकंड नंबर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQUILIBRI। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे ले सेटेलिए प्रिंसिपल, LECHATELIERS, ले सेटेलिए प्रिंसिपल। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों ने इंटर में हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड concentration on the state of equilibrium, साम्यावस्था पर state of equilibrium पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ले सेटेलिए प्रिंसिपल में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पर हम लोगों को जो पढ़ना है, जो डिस्कस करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ले सेटेलिए प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद significance of delta G and delta G naught, significance of delta G and delta G naught for a chemical reaction। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी, जिसको हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है फॉर ए केमिकल रिएक्शन। और फिर 5वें नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी
SOLUBILITY। हम लोगों को पढ़ना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है भाई? सॉल्बिलिटी विलेयता गुणनफल हम लोगों को पढ़ना है। फिर 6वें नंबर पर कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी माध्यम के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो पढ़े होंगे। इसी कॉमन आयन इफेक्ट को कहा जाता है सम आयन प्रभाव। क्या कहा जाता है? सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ले सेटेलियर प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और उसके बाद हम लोगों को जो 7वें नंबर पर पीएच एंड बफर सॉल्यूशंस, पीएच एंड पोटेंस डिहाइड्रोजन, पीएच को कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पोटेंस डिहाइड्रोजन। पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, पीएच एंड बफर सॉल्यूशंस, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, पीएच एंड बफर सॉल्यूशंस। और 8वें नंबर पर एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेसेस, एसिड्स एंड बेसेस हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद 9वें नंबर पर जो लास्ट में है वो है साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। इतनी बातें हम लोगों को इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो हमारे नीट के सिलेबस में, जेईई के सिलेबस में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं? तो 9 टॉपिक हैं। पहले नंबर पे लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरे नंबर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तीसरे नंबर पे ले सेटेलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, और चौथे नंबर पर सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। 5वें नंबर पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जिसको याद होगा आप लोगों को हम केएसपी से लिखते थे जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। तो कॉमन आयन इफेक्ट जिसको कि हम सम आयन प्रभाव भी कहते हैं। फिर पीएच, पोटेंस डिहाइड्रोजन एंड बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन देयर चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसेस, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एसिड और बेस हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, BRONSTED ब्रांस्टेड, और दूसरे नंबर पे एंड लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट। यही दोनों हम लोगों को पढ़ना है। और लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, साल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो भाई बहुत ध्यान से, बहुत मनोयोग से हम लोगों को इसको पढ़ना है और हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से चीज़ें हमारे इस चैप्टर से आईआईटी, जेईई और नीट में आएंगी। तो अब हम लोग हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। देखिए भाई समझिए कि कोई भी प्रोसेस, इक्विलिब्रियम का मतलब है, एक वर्ड आपके जहन में होना चाहिए कि एनी प्रोसेस विच इज डायनेमिक इन नेचर, एक ऐसा प्रोसेस कि जो हमेशा गतिमान रहे, जो हमेशा गति में रहे, जिसमें हमेशा मोमेंट रहे, जिसमें हमेशा मोशन रहे, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो आज से अगर आपके दिमाग में कहीं पर आप इक्विलिब्रियम लिखा देखें तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर मोशन होगा, यहाँ डायनेमिक स्टेट होगी, यहाँ स्टैटिक स्टेट नहीं होगी। तो एनी प्रोसेस विच इज डायनेमिक इन नेचर इज नोन एज इक्विलिब्रियम। एनी प्रोसेस लिख लीजिए, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, ये हेडिंग है आपकी इक्विलिब्रियम की। एनी प्रोसेस विच इज, एनी प्रोसेस विच इज डायनेमिक इन नेचर, एनी प्रोसेस विच इज डायनेमिक इन नेचर, एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा डायनेमिक होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बॉक्स कर लीजिए, वही इक्विलिब्रियम है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या लिखा? डायनेमिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। कभी कभी एग्जाम में आएगा तो आपसे पूछेगा कि क्या इक्विलिब्रियम डायनेमिक है कि स्टैटिक, तो मैंने लिख दिया नॉट स्टैटिक, यह स्टैटिक नहीं है, ये क्या है?
डायनेमिक है। तो नोट कर लीजिए कि एनी प्रोसेस विच इज डायनेमिक इन नेचर, एक ऐसा प्रोसेस जो डायनेमिक स्टेट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अब हेडिंग देना है हम लोगों को, रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड, नोट करके लिखिए कि रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। भाई धीरे धीरे अब हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग भी अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसको समझना है। तो नोट लिखना है हम लोगों को, नोट लिखना है। इस नोट में ये लिखना है कि रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। केमिकल रिएक्शंस लिखिए, केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड, chemical reactions can be divided into 2 categories. Chemical reactions can be divided into 2 categories. 2 भागों में रासायनिक अभिक्रियाओं को डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों में अंतर देखना है, पढ़ना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरे नंबर पे रिवर्सिबल रिएक्शन, REVERSIBLE, इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे नंबर पे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप लोग पढ़े होंगे कि इरिवर्सिबल ऐसी रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में होती है उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अकर इन दीज अकर या अकर ऐसी रिएक्शन अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही दिशा में होती हैं उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन, अरे इसका मतलब एक दिशा में होने का मतलब केवल जैसे ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ए चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो ए प्रोडक्ट में ही चेंज हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में या ए में चेंज ना हो, केवल एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो, इस टाइप से। ए इज कन्वर्टेड इनटू पी, पी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ए। अगर पी इज कन्वर्टेड इनटू ए हो जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर इज ओनली वन डायरेक्शन। और इसमें क्या लिखना है कि दीज अकर दोनों दिशाओं में ना भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में हो, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। दीज अकर इन बोथ द डायरेक्शंस, दीज अकर इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में, दीज अकर इन बोथ द डायरेक्शंस। तो यहाँ पर छोटा सा आप बना भी लीजिए कि ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ऐसे इसको लिखा जाता है। या यहाँ पर ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट चेंज हो रहा है ए में, ऐसे लिख लीजिए। सेकंड नंबर पे भाई, दूसरे नंबर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी उनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट, पूर्ण रूप से जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की एक पहचान ये भी है कि इसमें कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। तो यहां पर लिख लीजिए कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स into product, complete conversion of reactants into products takes place। चलो भाई यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे complete conversion of reactant into products does not take place under normal conditions। मतलब कि complete conversion of reactant into product is not possible
अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो लिख लीजिए कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स into product complete conversion of reactants into products is not possible under normal conditions under normal conditions मतलब तो भाई दो हमारे पास डिफरेंस हैं, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं, आगे के डिफरेंस और हैं, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनी डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। दूसरे नंबर पे इसमें कंप्लीट कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में हो जाएगा, इसमें कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ नॉट पर अंडरलाइन कर लीजिए। ये चीज़ जो नॉट पर आपने अंडरलाइन किया, जब आप अपना नोट्स खोलेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, तो आपको बार बार यही अंडरलाइन या सर्किल आपको दिखाई देगा कि कंप्लीट कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। उस पॉइंट में हम लोगों को ये पढ़ना है कि नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में देखिए ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट अटेन द इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दीज डू नॉट अटेन, यहाँ लिख दीजिए कि दीज डू नॉट अटेन, these reactions do not attain the state of equilibrium, these reactions do not attain the state of equilibrium। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि ऐसी रिएक्शंस these attain equilibrium, रिवर्सिबल रिएक्शन की विशेषता है कि यह इक्विलिब्रियम को अटेन करती हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए these attain equilibrium, यहाँ नोट कर लीजिए these attain ATTAIN, these attain state of equilibrium, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पहला डिफरेंस एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। दूसरे नंबर पे इसमें कंप्लीट कन्वर्जन है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, इसमें कंप्लीट कन्वर्जन नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करती हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग उसी के नीचे लिखते चलिएगा। चूँकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं बच रही है, इसलिए हमको इरेज करना पड़ेगा और आप लोग उसी के नीचे लिखते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को ये लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में कि, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में ये लिखना है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा ही ओपन वेजल में कैरी आउट करती हैं, प्रोसीड करती हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होती हैं वो टेक्स प्लेस केवल और केवल क्लोज्ड वेजल में उनको प्रोसीड कराया जाता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैरीड आउट इन ओपन वेजल, ये जो रिएक्शंस हैं इरिवर्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा ओपन वेजल में होती हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा क्लोज्ड वेजल में होती हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कैरीड आउट इन ओपन वेजल्स, जिसमें जो प्रोडक्ट बने वो निकलते जाएं, वो पुनः प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। ओपन वेजल्स कैरीड आउट इन ओपन वेजल्स। और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस आर ऑलवेज कैरीड आउट
always carried out in closed vessel, carried out in closed vessel. irreversible रिएक्शन हमेशा ओपन वेजल में प्रोसीड होती हैं, कैरी आउट कराई जाती हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हमेशा क्लोज्ड वेजल में कैरीड आउट कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लोज्ड वेजल रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बहुत आसानी से आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पर पॉइंट है, 5th नंबर पर जो पॉइंट है वो है इसके साइन का। तो इसका मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं ओपन वेजल में होती हैं और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो क्लोज्ड वेजल में होती हैं। कैसे भाई, क्यों ऐसा हुआ कि मान लीजिए 5वें नंबर पे लिख लीजिए, तो फिर इसको ढंग से समझाते हैं। 5वें नंबर पे साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, IRREVERSIBILITY, साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का साइन क्या है? ए चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। देखिए ये साइन है, इरिवर्सिबिलिटी का साइन है, यूनी डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर 5वें नंबर पे यहाँ पर जो साइन होता है वो इस टाइप से लगाया जाता है। ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में इस टाइप से, तो ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ये रिवर्सिबिलिटी को शो कर रहा है। REVERSIBILITY। तो साइन ऑफ यहाँ पे ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। देखिए ये यूनी डायरेक्शन है, इरिवर्सिबिलिटी का साइन है। यहाँ पर देखिए दोनों डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, यह रिवर्सिबिलिटी का साइन है। तो इस टाइप से, इस तरीके से आप लोगों ने कितने डिफरेंस देखे? 5 डिफरेंस। उसमें बेसिक मेन चीज़ क्या है? आपसे कई बार ये नीट में पूछा गया भाई, ये कई बार नीट में पूछा गया कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो ओपन वेजल में होती है, तो आपका जवाब होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो क्लोज्ड वेजल में होती है, तो आपका जवाब होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब इनका एग्जाम्पल बचा हुआ है, इनका एग्जाम्पल हम लोगों को डिस्कस करना है कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो चलिए भाई पहले नंबर पे एग्जाम्पल, अब हेडिंग डाल दीजिए, दोनों को ऐसे सेपरेशन में रहने दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए एग्जाम्पल्स, बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, पहले नंबर पे हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया AgNO3, इसकी अपक्रिया अगर KCl से कराई जाए तो क्या बनता है भाई? देखिए यहाँ K निकल जाएगा NO3 के साथ और बचेगा क्या? AgCl, ये प्रेसिपिटेट के रूप में Ag3Cl प्लस KNO3। यह रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यूनी डायरेक्शन होती है। यहाँ पर इसका नाम बताइए, AgNO3 का नाम, कोई बच्चा AgNO3 का नाम बताएं। सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका? सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका? सिल्वर नाइट्रेट। इसका एक नाम और है, कई बार ये पूछा गया है, इसका एक उपनाम है। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि NaOH का क्या नाम है? NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। अगर KOH कहीं पर है तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का बुलाने वाला जो कॉमन नेम है वो क्या है? कास्टिक पोटास। लिख लीजिएगा इसको, जिन बच्चों को ना पता हो भाई लिख लें, शर्माने की कोई बात नहीं है कि हमको NaOH और KOH का नाम नहीं पता। ऐसे सीखते सीखते धीरे धीरे सीख लेता है आदमी और आगे परिपक्व हो जाता है। तो देखिए भाई इसका नाम है AgNO3 का एक नाम और है, इसका नाम है लूनार कास्टिक, LUNARCAUSTIC, लूनार कास्टिक। क्यों? क्योंकि जब अगर ये स्किन पर पड़ जाता है तो जैसे चंद्रमा दिखता है ना, लूनार माने चंद्रमा, जैसे चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा के ऊपर धब्बे दिखते हैं, वैसे
वैसे हमारे शरीर के ऊपर धब्बे दिखेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदें हमारे शरीर पर स्किन पर पड़ जाएं तो हमारे शरीर पर जो छाले पड़ेंगे उसका शेप स्वरूप कैसा होगा, उस पर धब्बे कैसे होंगे, चंद्रमा की तरह। लूनार माने चंद्रमा, तो लाइक मून, यहाँ पर लिख लिए लूनार माने मून, मून माने चंद्रमा, चंद्रमा की तरह स्पॉट, स्पॉट लाइक मून, स्पॉट लाइक मून ऑन आवर स्किन, ऑन आवर स्किन, हमारे त्वचा पर चंद्रमा के जैसा स्पॉट दिखाई देने लगता है। इसीलिए इस केमिकल का नाम लूनार कास्टिक है। तो ध्यान दीजिए भाई, सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया जब KCl पोटेशियम क्लोराइड से कराई गई तो सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का PPT होता है, नोट कर लीजिए इसको, व्हाइट कलर का PPT होता है और ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। सबका नाम लिखना जरूरी है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको मैं इरेज करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल इसी में लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है बताइए आप लोग भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर टू में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, इसका नाम बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaLCium, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और है भाई, क्या, इसका नाम है क्विक लाइम। क्या नाम है इसका? नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका एक नाम और है क्विक लाइम, क्विक लाइम। और इसी का एक साथी है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, इसी का बड़ा भाई है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम, इसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। कौन सा लाइम? स्लेक्ड लाइम। तो और ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एस्केप हो जाती है, निकल जाती है भाई, क्या होती है? निकल जाती है। मान लीजिए कि कोई वेजल है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रखा गया है और नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड देता है और CO2 गैस निकल जाती है। CO2 गैस बाहर निकल जाती है तो कोई चांस नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाए। तो देखिए यूनि डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है। और तीसरे नंबर पर पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है, ट्वाइस KClO3 को हीट किया जाता है तो ट्वाइस KCl प्लस 3O2 बनता है। बताइए भाई इसका नाम? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम बताइए? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरे एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट, और चौथे एग्जाम्पल में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस पानी, प्लस क्या? पानी, ट्वाइस H2O, H2SO4 प्लस ट्वाइस NaOH, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो देखिए हमने 4 रिएक्शन आपको बताई। पहले नंबर पे फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? AgNO3, पहले नंबर पे AgNO3 प्लस KCl, तो KNO3 प्लस AgCl बनता था। तो ये सारी रिएक्शन आप देखें, यहाँ पर इसका नाम क्या है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज दिस? H2SO4 इज दिस
इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कुछ कॉमन नेम है भाई, कोई बच्चा बताएगा? समथिंग किंग ऑफ केमिकल, इसका नाम है किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा, किंग ऑफ, इनऑर्गेनिक में हम आपको पढ़ाएंगे किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, अम्लों का राजा। नोट कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसी को कास्टिक सोडा। ये सोडियम सल्फेट है और ये वाटर है, इसका नाम सोडियम सल्फेट, इसका लिख लीजिए, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इस तरीके से आपने जो भी एग्जाम्पल देखे वो एग्जाम्पल इरिवर्सिबल रिएक्शन के थे। और अब बारी आती है रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल को लिखने की। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल को लिखने की बारी आती है। तो चलिए भाई, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में सेम रेट से, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल बताइए, इनके एग्जाम्पल नंबर 1, पहले नंबर पे फर्स्ट एग्जाम्पल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैसियस स्टेट में जब ये ब्रेक होता है तो क्या बनाएगा? PCl3 और क्या? Cl2। इसका नाम बोलिए फास्फोरस। ये देखिए रिवर्सिबिलिटी का साइन आ गया क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम बताइए? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम है क्लोरीन, CHLORINE, इसका नाम है क्लोरीन। दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब क्लोरीन के साथ टूटता है तो PCl3 और Cl2 देता है। दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैबर्स प्रोसेस, N2+3, मैं आपको बता चुका हूँ, N2+3H2 आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया। देखिए ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है। कौन सा प्रोसेस था अमोनिया बनाने का? ये कौन सा प्रोसेस था अमोनिया बनाने का भाई? ये हैबर्स प्रोसेस था। कौन सा? हैबर्स प्रोसेस। कौन बच्चा बताएगा? बोलो, बोलिए बच्चों। यहाँ पर मैंने बताया था, कई बार ये आया हुआ है एग्जाम में कि हैबर्स प्रोसेस से जब अमोनिया बनाई जाती है तो उसमें कैटलिस्ट कौन रखा जाता है? इसमें आयरन कैटलिस्ट रखा जाता है। प्रमोटर कौन रखा जाता है? मेटल, वो है मॉलिब्डेनम। कौन सा मेटल? मॉलिब्डेनम। और तीसरे नंबर पर इसका तीसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत आसान एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, H2 और I2 आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। H2 + I2 आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। और चौथा एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथा एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा हो तो लिखिए भाई। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH का आयनिक इक्विलिब्रियम, ये देखिए CH3COO-, CH3COO- और H+। एसिटिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है तो एसीटेट आयन दे रहा है और H+ दे रहा है। तो इस तरीके से यह इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम है, IONI आयनिक इक्विलिब्रियम। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब थोड़ा सा एक चीज़ समझाना है जो बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा और हमेशा ओपन वेसल में होती हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज्ड वेसल में होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलिए भाई, क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट कराया जा सकता है? यस सर। कैसे? सर रिएक्शन वेसल को बस क्लोज कर दीजिए। देखिए
आप उसी के नीचे जो है लिखिएगा, नोट करके नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट करके। देखिए मैंने एक वेजल लिया, वेजल में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया है मैंने। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ किसको, बोलिए भाई किसको हीट कर रहे हैं आप? मैं हीट कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को, मैं हीट कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को। CO2 गैस जैसे बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैसे निकल गई। वैसे क्या हुआ भाई, ये निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो क्या यह संभावना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जा रही है तो यहाँ बची ही नहीं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या संभावना है कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाए? ना, किसी भी कीमत पर नहीं है। लेकिन अब हमारे दिमाग में आया तो ये रिएक्शन क्या है भाई, इरिवर्सिबल ना, ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इस बर्तन को, इस वेजल को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। तो मैंने क्लोज कर दिया, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया भाई, ये देखिए क्लोज कर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको मैंने हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऊपर भागने की कोशिश कर रही, अरे ये तो बंद है भाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई जब, अरे ये तो बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, ये क्लोज, ये क्लोज्ड वेजल है, ये क्लोज्ड वेजल है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऊपर गई फिर लौट के आ गई नीचे, ये ऊपर गई फिर ऊपर नीचे लौट के, करिए भैया अब हमको निकलने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर क्या लग गया, एक ढक्कन लग गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, ए भैया तुमसे पुनः रिएक्शन करना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करके और फिर कैल्शियम कार्बोनेट में बना देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर ही रहे हैं तो ये पुनः टूट के फिर कैल्शियम, यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो आपने क्या देखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द रिवर्सिबल रिएक्शन, केवल REVERSIBLE रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल में। कब? ऑन क्लोजिंग द वेजल। तो क्लोज करने पर रिएक्शन वेजल को अगर हम बंद कर दें तो हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिला, हम लोगों को एक नोट लिख सकते हैं हम लोग कि एनी इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन क्लोजिंग द वेजल। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन is converted into the reversible reaction by closing the vessel। यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए कि irreversible reactions, irreversible, IRREVER, irreversible reactions, irreversible reactions can be converted into irreversible reactions, into reversible reactions, into reversible reactions by closing the vessel, by closing the reaction vessel, by closing the reaction vessel। जिस पात्र में अब क्रिया हो रही है उस पात्र को अगर बंद कर दिया जाए, ढक दिया जाए, तो हमारी जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब आज इसके बाद से आपके दिमाग से बात हटनी नहीं चाहिए कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस यूनिडायरेक्शन है, लेकिन उसको बोथ डायरेक्शन बनाने के लिए एक टेक्निक है हमारे पास। क्या? जिस रिएक्शन वेजल में रिएक्शन हो रही है बस उसको क्या करें, ढक दें। तो जो प्रोडक्ट स्केप आउट हो जा रहे थे, जो बाहर चले जा रहे थे, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, वो पुनः आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। तो इस तरीके से हम एक बार पुनः बता दे रहे हैं
कि देखिए भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इरिवर्सिबल रिएक्शन थी ये, क्यों? क्योंकि यूनि डायरेक्शन में जैसे ये यहाँ पे ओपन वेजल था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, ये ओपन वेजल था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे बन रही थी रिएक्शन मिक्सचर में वो स्केप आउट करके बाहर निकल जा रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में आया इसको बंद कर दें तब क्या होगा, तो मैंने बर्तन को क्या किया, वेजल को, रिएक्शन वेजल को क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन बस क्या करना पड़ा, बस इस रिएक्शन वेजल को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को अगर रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना हो तो केवल और केवल हम रिएक्शन वेजल को क्या करें, हम ढक दें, हम बर्तन को जिस रिएक्शन वेजल में रिएक्शन हो रही है उसको क्या करें, उसको हम लोग क्लोज कर दें। तो हमारी रिएक्शन जो यूनि डायरेक्शन है वो बोथ द डायरेक्शन होने लगेगी। तो इस तरीके से अब एक स्टार बना के लिखना है इसी से रिलेटेड। कोई चीज़ भाई देखिए, कोई भी चीज़ एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है कि कोई भी चीज़ पूछे। इक्विलिब्रियम कैन बी, नोट करिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, स्टार बना के लिखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। फाइनली हम लोग लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेजल, ओनली इन क्लोज्ड वेजल, केवल बंद बर्तन में, केवल बंद बर्तन में किसी भी रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है उसको रिवर्सिबल में चेंज किया जा सकता है। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके आगे मैं देखिए भाई फिर नेक्स्ट स्टार बना के लिखना है, नेक्स्ट स्टार बना के लिखना है। हमने माना कि लेट इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने माना कि ए चेंज हो रहा है बी में, बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन, बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने मान लिया कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि ए चेंज हो रहा है बी में और बी पुनः चेंज हो रहा है ए में। तो जिस रेट से, रेट में पढ़ा चुका हूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, तो ए जिस रेट से बी में कन्वर्ट हो रहा है रेट, तो हमने यह रिएक्शन को फॉरवर्ड है और ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड है। तो इसका जो रेट है हमने क्या मान लिया, आर माने रेट, एफ माने फॉरवर्ड, और ये वाली जो बैकवर्ड रिएक्शन है जिसमें बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, इसका रेट हमने क्या मान लिया, आर, आर माने रेट, बी माने बैकवर्ड। तो जहां पर आर एफ क्या है, आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर बी क्या है जी, बोलिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस तरीके से आर एफ और आर बी हमने मान लिया कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों का रेट है। तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम देखिए भाई, एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये साम्यावस्था पर यह जो रेट है और ये जो स्पीड है, रेट है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपने क्या माना है, बोलिए भाई, आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपने क्या माना है, आर बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस टाइप से हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा ओपन बेजल में होगी, लेकिन अगर हम बेजल को जिसमें रिएक्शन इरिवर्सिबल हो रही है उसको क्लोज कर दें, उसको ढक दें, तो हमारी जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक टर्म आता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी पुनः कन्वर्ट हो रहा है ए में। अगर ए के कन्वर्जन का रेट जो बी में है वही बी के कन्वर्जन का रेट ए में हो, मतलब कि जिस रेट से, जिस स्पीड से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से अगर बी ए में कन्वर्ट हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने इसको आर एफ माना है। जिस स्पीड से बी ए में कन्वर्ट हो रहा है उसको हमने आर बी माना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब कि अगर ये 10 मोल पर लीटर पर टाइम है, अगर ये भी 10 मोल पर लीटर 10 टाइम हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है। तो नेक्स्ट हेडिंग, अब बात आ गई है केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दीजिए कि व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और नेक्स्ट हेडिंग अब आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इससे कई पॉइंट की केमिकल इक्विलिब्रियम पर कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, CHEMICAL, केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें कई पॉइंट हैं, हम बारी बारी से सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपसे, इसलिए हमारा दायित्व तो है, हम और आप दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी भी चीज़ को हम छोड़ें ना, हम सारी चीज़ों को पढ़ के तब आगे बढ़ें। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, पहले नंबर पे पहला पॉइंट क्या लिखना है। पहले पॉइंट में लिखना है कि ए केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट which concentration of all the reactants and products are same। पहला इसकी विशेषता क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहीं ब्रैकेट में हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है, रासायनिक साम्यावस्था है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन रेट के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए चेंज हो रहा है बी में और बी चेंज हो रहा है ए में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन रेट के बराबर है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो इन केमिकल इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स सेम या डू नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम, लिखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये हमने भी कई बार कंपटीशन दिया तो हमने देखा है टीचर बनने के पहले कि एक बार पूछा गया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो परिवर्तित नहीं होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं। एट केमिकल इक्विलिब्रियम
एट केमिकल इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्शन कौन सी होंगी, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। एट केमिकल इक्विलिब्रियम और ब्रैकेट में लिख लीजिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। द कंसंट्रेशन ऑफ all the reactants, the concentration of all the reactants and products, the concentration of all the reactants and products do not change, all the reactants and products do not change with time, do not change. All chemical equilibrium, at chemical equilibrium the concentration of all the reactants and products do not change with time. समय के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो R करके लिख लीजिए, R कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, बस काम खत्म। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी में सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट को हम लोगों को नोट करना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई भाई, बताइए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है विल नॉट चेंज, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट लेट, मान लीजिए कि लेट ए चेंज हो रहा है बी में, बी ए केमिकल इक्विलिब्रियम, बी ए केमिकल इक्विलिब्रियम, बी ए केमिकल इक्विलिब्रियम, बी ए केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन रेट आर एफ माना, बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर बी माना, तो इसके बाद नीचे नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर एफ बराबर आर बी। आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, मैं आपको बता चुका हूँ। और यही आर एफ किसके बराबर होगा, के एफ इंटू ए, इक्वेशन 1। और यही आर बी किसके बराबर होगा, के बी। अभी मैं इसको बताऊंगा जब गुलबर्ड और लॉ ऑफ मास एक्शन बताऊंगा, गुलबर्ड और बागे का रूल बताऊंगा। तो ये आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, तो एक्टिव मास ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर इसको हटा दें तो यही तो हुआ। प्रोपोर्शनलिटी को मैं बता भी चुका हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हमने माना के एफ। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आर एफ और आर बी की वैल्यू रख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से रख सकते हैं आर एफ और आर बी की वैल्यू, पुटिंग आर एफ एंड आर बी फ्रॉम इक्वेशन 1, आर एफ की वैल्यू बोलिए, आर एफ बराबर के एफ, एक्टिव मास ऑफ ए। बताइए दूसरा बोलिए, आर बी की वैल्यू क्या है, के बी एक्टिव मास ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, के बी एक्टिव मास ऑफ बी। ओके, बी के नीचे ए को ले जा सकते हैं, के एफ के नीचे। तो देखिए भाई के एफ, के बी इसके नीचे आ सकता है, तो के बी हमने कर दिया। और बी के नीचे क्या आ जा सकता है, एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। मैं आपको बता चुका हूं केमिकल काइनेटिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रेशियो है Kf अपॉन Kb आगे मैं पढ़ाऊंगा, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EQUI इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है Kf अपॉन Kb, Kf अपॉन Kb दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf अपॉन Kb, Kf अपॉन Kb। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kf अपॉन Kb इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम की अगर कंडीशन है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम रहती है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, इसका कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि अगर इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। RF और RB दोनों KF A इन और KB B के बराबर होंगे। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमने रखा, RF बराबर RB। ये विशेषता किसकी है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की है। तो RF की वैल्यू KF इंटू A, KF इंटू A, RB की वैल्यू यहाँ से KB इंटू B, मैंने KB एक्टिव मास ऑफ B। KF के नीचे KB आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हम KB से डिवाइड कर दें। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये KB हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू B के नीचे ये आ जाएगा ना, हाँ तो B के नीचे ये आ गया। तो KF अपॉन KB यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितना होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कई रिएक्टेंट हैं, कई प्रोडक्ट हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो देखिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट इसको इरेज करता हूं, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। कई बार एग्जाम में आया है कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक है कि डायनेमिक, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा भाई? तो आप लोग कहेंगे कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो उस केस में यह जो इक्विलिब्रियम है, दैट इक्विलिब्रियम इज, तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी विशेषता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, DYNAMIC। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके पास पेन दूसरी होगी, दूसरी पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM। इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन रुकेगी नहीं भाई, दिमाग में गलत फिगर ना बने कि रिएक्शन सीजअप नहीं होगी। दैट इज करके लिखिए, रिएक्शन डज नॉट सीज, बंद होना, स्टॉप होना, दैट इज रिएक्शन डज नॉट सीज अप, बट the reactions proceeds, but the reactions proceed in both the directions with same speed, proceed in both the directions
विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसमें मैंने ये कहा कि यह एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक नहीं। आपको रिएक्शन रुकी हुई प्रतीत होगी कि रिएक्शन रुक गई है, मतलब कि ए चेंज हो रहा है बी में, तो अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है। ऐसा नहीं है, रिएक्शन रुकी हुई प्रतीत होती है लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है। इसका जो रेट है और इस रिएक्शन का बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है लेकिन रुकती नहीं है। ये सेम रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस रेट से ये ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, उसी रेट से बी ए में कन्वर्ट होगा। यही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको लगेगा कि हमारी रिएक्शन रुक गई है, सीज हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिएक्शन सीज नहीं होती है, बल्कि सेम स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और उसी स्पीड या रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। तो ये ध्यान रखने की बात है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन सीजअप नहीं होती है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड के बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम is attained, chemical equilibrium is attained from either the side, किसी भी साइड से, is attained from either the side, from either the side। नोट करिए भाई, either और साइड पर अंडरलाइन कर लिए। chemical equilibrium is attained from either the side, chemical equilibrium is attained from either the side, किसी भी साइड से। क्योंकि देखिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन्हीं की विशेषता होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की ही विशेषता होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उन्हीं की विशेषता होती है। तो ये कह रहे हैं कि यह इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से फ्रॉम अटेन की जा सकती है, मतलब ट्वाइस SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस SO3 बनाता है, ट्वाइस SO3 बनाता है। ट्वाइस SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? ट्वाइस SO3 बनाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ट्वाइस SO3। इस डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम। और दूसरे नंबर पे देखिए, अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिकम्पोज करें तो क्या देता है? ट्वाइस SO2 प्लस O2 देता है। तो इस साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है और इस साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फ्रॉम आइदर द साइड। इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपको मालूम ही है, इसका नाम बताइए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका इस पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन ए चेंज हो रहा है बी प्लस सी में, इस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अटेन किया है तो हम इस डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। मतलब बी प्लस सी आपस में रिएक्शन करके ए बनाएंगे। ऐसा यही चीज़ है, यही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन फ्रॉम आइदर द साइड। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। छोटी सी हेडिंग भी आप दे सकते हैं, छोटी सी हेडिंग। और ये फिफ्थ, पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है हम लोगों का, उस पर लिखना क्या है? छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट।
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, और फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों को छोटी सी हेडिंग डालना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का प्रभाव। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हम लोग हेडिंग डाल दिए हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भाई, आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे, तैयारी के दौरान पढ़े होंगे कि उत्प्रेरक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, उसको अल्टर नहीं करता है, बल्कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो देर में आती उसको शीघ्र या तुरंत ला देता है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को, जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो थोड़ा देर में आती वो पहले आ जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को बैकवर्ड रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर देता है। मतलब कि ए चेंज हो रहा है, लिखिएगा नहीं, मैं यहाँ भी लिखवाऊंगा बी में, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन रेट है। तो अगर ये 10 बजे 10 बजे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट बराबर होते हैं नॉर्मल रूप से, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट डाल दें इस वेजल में, इसमें क्या डाल दें, कैटलिस्ट डाल दें, तो हो सकता है कि 8:30 बजे 8:30 पर यह कंडीशन आपको मिल जाए, आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों को बढ़ाता है। ये पॉइंट है, ध्यान रखिए। वो आपसे पूछ सकता है कि कैटलिस्ट का काम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेबलिश कर देता है, इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था को जल्दी स्थापित कर देता है। तो अगला प्रश्न होगा कि कैसे, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को, बैकवर्ड रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों को बढ़ा देता है, जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो थोड़ा देर में आने वाली थी वो थोड़ा पहले आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? तो आपका जवाब यही होगा ना कि सर ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट किसी भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश कर देता है, उसको परिवर्तित नहीं करता है। तो यही चीज हम लोगों को लिखना है कि ये कैटलिस्ट नोट करिए भाई, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, लिखिए बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, by using the catalyst, by using the catalyst, by using the catalyst, by using the catalyst chemical equilibrium, by using the catalyst chemical equilibrium, chemical equilibrium, chemical equilibrium can be attained, chemical equilibrium can be attained earlier, शीघ्र, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, शीघ्र हमारी जो साम्यावस्था है वो थोड़ा जल्दी स्थापित हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों को सेम स्पीड से बढ़ा देता है, जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो थोड़ा देर में आती है वो जल्दी आ जाती है। लेकिन एक चीज लिखना है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहां पर लिखिए और यहीं पर स्टार बना के लिखिए कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर माने चेंज करना, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, अल्टर माने चेंज करना, अल्टर माने चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर लिख लिया, यहां अंडरलाइन कर लीजिए, अर्लियर पर अंडरलाइन करिएगा, कैटलिस्ट और अर्लियर पर, कैटलिस्ट और अर्लियर। तो बाय यूजिंग द कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड अर्लियर,
लेकिन कैटलिस्ट अब ऐसा क्यों है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ा देर में आ रही थी वो इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ा पहले आ जाएगी। ये कैटलिस्ट का प्रभाव है। तो कैटलिस्ट करता क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को बैकवर्ड रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जो कंडीशन है वो जल्दी आ जाती है, जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा शीघ्र आ जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को परिवर्तित नहीं करता है, तो उसको जल्दी ला देता है, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं करता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को लिखना है। 5 पॉइंट हो चुके हैं, अब हम लोगों को 6वां पॉइंट लिखना है। और 6वें पॉइंट में हम लोगों को एक चीज़ लिखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ये स्टेबल है, अगर ये इस्टेब्लिश हो गई तो ये इस्टेब्लिश रहेगी जब तक कि हम टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन ना करें, जो कि लासेटेलिये प्रिंसिपल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम तभी डिस्टर्ब होती है जब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पे कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। स्टेबल को अंडरलाइन कर लीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब अस्थाई। अभी आपको हमने बताया कि स्टेबल है, ये स्टेबल है भाई। कब तक? जब तक किसी आउटर फोर्स से टेम्परेचर, प्रेशर में वेरिएशन करेंगे तभी ये चेंज होगा। तो ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट हो गए थे और अब हम लोगों को 8वां पॉइंट लिखना है कि ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, प्रेशर एंड concentration. On changing the condition of temperature, pressure and concentration, the equilibrium is change, but लेकिन कुछ समय के बाद, but after some time equilibrium attains the ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल स्टेट को पुनः पा लेती है, जो कि लासेटेलिये प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने पर, प्रेशर चेंज करने पर और कंसंट्रेशन चेंज करने पर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और पुनः वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। क्यों? लासेटेलिये ने यही कहा था ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो उसमें के टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में अगर हम परिवर्तन करें तो वो अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, चेंज करता है, जिससे कि वह परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाए। जो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग है दैट बिकम्स नलिफाई, जो कि परिवर्तित हो जाए। ऐसा किसने कहा था? लासेटेलिये ने। तो वही इस पॉइंट में कहा गया है कि ऑन चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम इज चेंज, डिस्टर्ब हो जाती है। चेंज या डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम इज चेंज कर लीजिए या डिस्टर्ब कर लीजिए। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाता है
जिधर की चेंज का प्रभाव निरस्त हो जाए, फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस टाइप से हम लोगों ने 8 पॉइंट केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक के पढ़े और सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टाइप से अब हम लोगों को नए चीज़ को पढ़ने की बारी आ गई है इसी चैप्टर में। और अब हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको कि हम हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहा जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इस नियम को बताने वाले 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गुल्डबर्ग और पी बागे। उनका नाम था गुल्डबर्ग और पी बागे, GULDBER, गुल्डबर्ग और पी बागे, गुल्डबर्ग और पी बागे। लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो देखिए भाई, कौन एक्सप्लेन किया था इसको? इसको एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? गुल्डबर्ग और पी बागे। पढ़े होंगे आप लोग इंटरमीडिएट में उसके बाद भी, तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए गुल्डबर्ग, गुल्डबर्ग एंड पी बागे। ऐसे 2 वैज्ञानिक थे, यही 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रूल को, इस नियम को बताया था। इन्होंने क्या कहा था देखिए, समझ लीजिए, समझने पर काम आसान हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। गुल्डबर्ग और पी बागे ये दोनों वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन है, A और B आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं C और D, तो इन्होंने कहा था कि रेट ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। मतलब इस रिएक्शन में A के अपक्रिया करने की दर जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि अगर इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन कम है तो रेट कम होगा, अगर इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा। इसी तरीके से इसका मोल पर लीटर में जो कंसंट्रेशन है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि द रेट एट विच ए रिएक्ट्स, द रेट लिखिएगा नहीं भाई, वही मैं लिखवाऊंगा, द रेट एट विच ए रिएक्ट्स, द रेट एट विच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। इसी तरीके से द रेट एट विच बी रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। ओके, तो ये इस टाइप। और इन्होंने क्या कहा था, मैं और बता दूं कि द रेट एट विच ए रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसका जो अपक्रिया करने का दर है वो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके जो अपक्रिया करने की दर है वो इसके एक्टिव मास के, इसके मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन का हम रेट पूछें तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट हैं ए और बी, इनका एक्टिव मास ए हुआ, इसका एक्टिव मास ए हुआ, तो इन्होंने कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, गुल्डबर्ग और पी बागे ने, वो इनके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही गुल्डबर्ग और पी बागे ने कहा था
कि rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and rate of a chemical reaction is directly proportional to the multiplication of the active mass of reactants। तो इसी चीज़ को डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोगों को लिखना है, नोट करना है। तो लिख लीजिए भाई, नोट करके लिखिए क्या कहा था गुल्डबर्ग और पीबागे ने, द रेट एट विच, नोट करके लिखिए, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, नोट करिए, द रेट एट विच, रेट एट विच, नोट करके लिखिए, रेट एट विच, द रेट एट विच, डबल इन्वर्टेड कामा में, रेट एट विच ए सब्सटेंस reacts, rate at which a substance reacts is directly proportional to, is directly proportional to its active mass। अभी मैंने आपको समझाया है ढंग से, its active mass, rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction is directly proportional to प्रोडक्ट माने गुणा है यहां पर, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट माने गुणा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए और यहां पर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। इधर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरी चीज है, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम गुल्बर्ग और पीबागे द्वारा दिया गया था। इन लोगों ने ये कहा कि रेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मासेस, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम डिराइव करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने जैसे इतना ही मैथमेटिक्स पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसी टाइप से यहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच करके और लिखना हूँ, आप लोग भी मेरे साथ समझते चलिएगा, लेट ए के ए मोल प्लस बी के बी मोल आपस में रिएक्शन करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गुल्बर्ग एंड पीबागे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, बी ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट ए और बी है ना, तो इनके प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मतलब ए का एक्टिव मास इंटू बी का एक्टिव मास, तो ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी को हमने क्या मान लिया, RF। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं हम RF बराबर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो उसको हमने छोटा k और F माने फॉरवर्ड,
तो यहाँ पर a की पावर a इंटू b की पावर b। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर kf क्या है लिख लीजिएगा, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, इसका रेट आपने माना RF, ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन है, इसका रेट आपने क्या माना RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C और यहाँ पर D की पावर D। तो RB इज इक्वल टू, इसको हटा दीजिए और एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगा दीजिए, KB C की पावर C इंटू D की पावर D। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF एक्टिव मास ऑफ A की पावर A एक्टिव मास ऑफ B की पावर B, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया बैकवर्ड के लिए तो KB लिखा। यहाँ पर KB है क्या, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है ये, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। इस टाइप से हमारे पास दो इक्वेशन आए। इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया है, RF इज इक्वल टू KF इंटू एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखिए आप लोग। इक्वेशन 1 RF बराबर KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, KB क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, RF क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, RB क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर क्या होगा भाई, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। इसके बाद हम लोग यहाँ गए तो इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि स्टेट ऑफ, जो हमारे बायो के बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान दें कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पर है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, EQUILI मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था इक्विलिब्रियम। तो चलिए RF की वैल्यू कितनी है, KF एक्टिव मास ऑफ A की पावर A एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। यहाँ पर RB क्या है, KB एक्टिव मास ऑफ C की पावर C D की पावर D। तो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RF की वैल्यू बोलिए यहाँ से देख के, इक्वेशन 1 से RF बराबर KF, RF इज इक्वल टू KF एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू B की पावर B। यहाँ पर क्या है, KB एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू B की पावर B। बोलिए भाई, कोई डाउट नहीं। देखिए इस पूरे क्वांटिटी को मैं इसके नीचे ले चलना चाहता हूँ, इस पूरे क्वांटिटी को यहाँ पर C और D, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, यहाँ एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। ये देखिए C की पावर C, D की पावर D, इक्वेशन 2। तो इस क्वांटिटी को मैं इसके नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो ये जो KB है वो KF के नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ KF अपान KB इज इक्वल टू C और D, इसके नीचे कौन आएगा, A और B इज इक्वल टू, बोलिए C की पावर C, D की पावर D अपान क्या, A की पावर A और क्या, B की पावर B। तो देखिए भाई KF अपान KB, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अपान रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
यही जो KF/KB है, यही KF/KB और यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, यही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही है इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसी का नाम है KC। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है? KC। तो KC इज इक्वल टू, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। KC बराबर क्या हुआ? KC बराबर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप क्या बताएंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, यही जो होता है यही क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे लिखना है भाई? तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आज के बाद से आप लोग क्या बताएंगे कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। वो रिवर्सिबल रिएक्शन जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है, साम्य अवस्था में होती है, तो उसके फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है जी? दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए भाई स्टार बना के लिखिए 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC बराबर EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC बराबर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF अपॉन KB। ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम लोगों को एक चीज पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू KF/KB, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यही इक्वल है, यही KC किसके इक्वल है? यही इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दे दें और आपसे कहें इसका KC लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट में जो स्टीचियोमेट्री है उसको पावर में ले लेंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, उसकी जो स्टीचियोमेट्री है उसकी कंसंट्रेशन के पावर में लिख देंगे। अगर हम आपको एग्जांपल दें तो आप बहुत आसानी से लिख करके हमको बता सकते हैं कि सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे एग्जांपल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, 2A प्लस 3B चेंज होके बना रहा है C और 4D। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं KC पूछूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो KF अपॉन KB इसको लिखें या ना लिखें, तो कंसंट्रेशन ऑफ C यहाँ पर क्या है 1 की पावर 1 इंटू D, ये D की पावर क्या है 4 अपॉन रिएक्टेंट में आए, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या है? पावर 2 है। यहाँ पर क्या लिखें? B की पावर क्या है 3, B की पावर क्या है 3। यही है भाई, यही इसका एग्जाम्पल है और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ H2 प्लस I2, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम की साइन, H2 प्लस I2 चेंज होके बना रहा है ट्वाइस HI। तो KC बोलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ HI की पावर क्या 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इस टाइप से आप चाहे जितना और जिस टाइप केवल आपको प्रोडक्ट देखना है और रिएक्टेंट देखना है और उसके बाद प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है उसी रेशियो
को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3 a प्लस 3/2b चेंज होकर बना रहा है c और 1/2d। यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखिए। तो आपने कहा Kc बराबर सर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर क्या, हाफ, एक्टिव हाफ अपॉन A की स्टिचियोमेट्री 1, तो एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1 की कोई मीनिंग नहीं है। एक्टिव मास ऑफ B स्टिचियोमेट्री कितना है 3/2, तो हमने 3/2 इसकी पावर में लगा दिया। यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। इसलिए किसी भी रिएक्शन को देख के आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट लिखते समय उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्टिचियोमेट्री को पावर के फॉर्म में लिखेंगे और नीचे वाले में भी स्टिचियोमेट्री को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए भाई, आज हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। तो आज हम इस लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं, फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन उसके पहले कि हम अलविदा बोलें, हम इस लेक्चर को रिवाइज, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम 5 मिनट 7 मिनट समय लेकर के लेक्चर को रिवाइज करते हैं। तो आज फिर से इस लेक्चर को, केमिकल इक्विलिब्रियम के इस लेक्चर को हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए भाई, आज हम लोगों ने रिवाइज कर देता हूं मैं। आज हम लोगों ने क्या क्या स्टार्ट किया। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर 1। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम तो आपने बताया कि सर कोई भी प्रोसेस जो डायनेमिक इन स्टेट होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बताया कि रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। पहले नंबर पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे नंबर पे रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में सारे के सारे ये यूनी डायरेक्शन होता है, ये बोथ द डायरेक्शन होता है। इसमें कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट होता है। इसमें कंप्लीट कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में नहीं होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। फिर मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन वेसल में होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज वेसल में होती हैं। कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या रिवर्सिबल रिएक्शन बन सकती है? तो बिल्कुल बन सकती है। बस ओपन वेसल जो है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है क्लोज वेसल, उसको आप क्लोज कर दीजिए तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। फिर मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताया। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये बताया कि इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बताया कि जब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो जाए, RF और RB एक बराबर हो जाए, तो वही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कहलाता है। मैंने आपको ये बताया कि जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की दूसरी विशेषता बताया कि जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगी तो उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो साइन है यही साइन रिवर्सिबिलिटी के लिए रखा जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यह केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि यह स्टेबल होता है। फिर मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया था कि कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता, परिवर्तित नहीं करता, बल्कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को थोड़ा जल्दी स्टेब्लिश कर देता है। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, बैकवर्ड रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, जिससे RF इज इक्वल टू RB की कंडीशन थोड़ा पहले आ जाएगी। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम गुलबर्ट और पीवागे ने बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, A प्लस B आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहा है,
तो जिस रेट से ए रिएक्शन करेगा वो डिपेंड करेगा इसके एक्टिव मास पर। द रेट एट विच बी रिएक्ट्स इज डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास ऑफ बी। मतलब अगर इसकी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन कम है तो रेट इसका कम होगा, ए का। लेकिन अगर पूरी रिएक्शन का अगर रेट लिखना हो तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने इन्हीं चीज़ों को लिखते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये Kf अपॉन Kb होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हम प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, ये ध्यान देने की बात है भाई। तो कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है दोनों को थोड़ा फास्ट कर देता है, जिससे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो दो तीन चीज़ें याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशन समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जेई का नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है, नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है कि इक्विलिब्रियम पर कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कैटलिस्ट का रोल। कोई आज आप पढ़ के जाइए और किसी केमिस्ट्री के टीचर से बताइए कि सर मैंने आज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है, तो आप ये कह देंगे ना, आप ये बताएंगे कि सर, तो वो आपसे पूछेगा कि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आप ये बताइए कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को थोड़ा शीघ्र जल्दी इन्हेंस कर देता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी ला देता है, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं करता है। अगला प्रश्न उसका ये होगा कि कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो आप कह दीजिएगा सर कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है, तेज कर देता है, जिससे RF और RB एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जल्दी बराबर हो जाते हैं, इसलिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। तो टेम्परेचर के चेंज करने से, प्रेशर के चेंज करने से, कंसंट्रेशन के चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, इक्विलिब्रियम चेंज होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम परिवर्तित होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ये इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करता है, जो कि ले चाटेलिए प्रिंसिपल बताता है। आप पढ़े भी होंगे इंटरमीडिएट की क्लास में कि अगर हम किसी भी ऐसी रिएक्शन की जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, मान लिया कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो ये चेंज तो हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिधर इनकी चेंजिंग का प्रभाव नलीफाई हो जाए, निरस्त हो जाए। तो यही ले चाटेलिए प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के द्वारा चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाता है जिधर उसके चेंजिंग का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन नलीफाई हो जाए। दैट इज ले चाटेलिए प्रिंसिपल। अगले टर्न पर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केसी हम छोड़ रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा है कि केसी बराबर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, भूलिएगा नहीं आप लोग, केसी बराबर हमने यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में Kc इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट टर्न पर हम इस Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की विशेषता पढ़ेंगे, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो, जो कि कई बार एक कंपटीशन में आया है, तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू कम है तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट में है तो क्या होगा। सारी चीज़ों को नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व तो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर को, केमिकल काइनेटिक्स को मैंने पिछले लेक्चर पे पढ़ा के फिनिश किया है, उसके प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए पुराने साल के पेपर से, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स से, इंटरमीडिएट एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन से, जो बुक्स आपने पढ़ी थी, पुराने साल के पेपर से, जितना भी प्रॉब्लम आप कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी समस्याएं आप सॉल्व करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होंगे। तो आपकी जिम्मेवारी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बार बार लिख के पढ़िएगा, जितना मैंने पढ़ाया इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप कंपटीशन में अधूरे रहते हैं। नोट्स व्यक्ति का अपना होता है, क्योंकि अपनी उंगली से, अपनी कलम से, अपने हाथ से लिखता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नमस्कार, अलविदा।